अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ के पार्ट 2 को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके पार्ट 1 में बर्डन ऑफ प्रूफ को डिटेल से डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर्सन पे लाई करता है, उसके बाद क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है और इसकी एक्सेप्शंस क्या है, इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं आर्टिकल 117 से लेके 122 तक हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग आर्टिकल 123 से लेके 127 तक कवर करेंगे। आर्टिकल 123 इसमें कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। अब इसमें सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी कोर्ट में ये चीज़ क्लेम करती है कि एक पर्सन की डेथ हो चुकी है, लेकिन दूसरी पार्टी कोर्ट में कहती है कि नहीं उसकी डेथ नहीं हुई, वो भी जिंदा है, तो फिर इन दोनों पार्टीज में से बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा? कौन पार्टी ये चीज़ प्रूव करेगी कि उसकी डेथ हो चुकी है? अब इसमें कह रहे हैं सब्जेक्ट टू आर्टिकल 124 व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक पर्सन जो है वो भी जिंदा है या फिर मर चुका है, एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it। अब सिंपल सी चीज़, जब एक पार्टी कोर्ट में जाके ये चीज़ क्लेम करती है कि एक पर्सन की डेथ हो चुकी है, लेकिन दूसरी पार्टी कोर्ट में ये शो करती है कि वो जिंदा है अभी, उसको तो हम लोगों ने 1 साल पहले देखा है। फॉर एग्जाम्पल जो पार्टी कह रही है कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो कोर्ट में अगर कहती है कि 5 साल हो चुके हैं उसकी डेथ को, लेकिन दूसरी पार्टी कोर्ट में कहती है कि उसकी वो भी जिंदा है, उसको तो 1 साल पहले देखा गया है, जिंदा देखा गया है, तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पर्सन पे होगा, वो जो ये चीज़ क्लेम कर रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो वही ये चीज़ प्रूव करेगा कोर्ट में कि वो मर चुका है। अब आर्टिकल 124 में कह रही हैं बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स। अब इसमें इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी कोर्ट में ये चीज़ क्लेम करती है कि एक पर्सन जो है वो जिंदा है, लेकिन उस पर्सन को पिछले 7 साल तक किसी ने नहीं देखा, किसी के साथ उसका कंटेक्ट ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा? कौन पार्टी ये चीज़ प्रूव करेगी कि वो जिंदा है? अब इसमें कह रहे हैं व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it। अब सिंपल सी चीज़ कि जब एक पार्टी कोर्ट में क्लेम करती है कि एक पर्सन जिंदा है, लेकिन जिस पर्सन के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो जिंदा है, उस पर्सन की जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो उसके दोस्त हैं या फिर उसके जो करीबी लोग हैं, वो उनमें से अगर कोई कोर्ट में आके ये एविडेंस पेश करता है कि इसका हम लोगों के साथ पिछले 7 साल से किसी किस्म का कोई कंटेक्ट नहीं है, ना ही हम लोगों ने इसे देखा है, तो और क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ प्रूव भी हो जाती है कि जो जिस पर्सन के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो जिंदा है, उसी पर्सन के फैमिली मेम्बर्स आके जब एविडेंस देते हैं और कहते हैं कि उसका पिछले 7 साल से हमारे साथ किसी किस्म का कोई कंटेक्ट ही नहीं है, तो फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये उस पर्सन पे लाई करेगा जो ये चीज़ क्लेम कर रहा है कि वो जिंदा है, वही ये चीज़ कोर्ट में प्रूव करेगा। अब आर्टिकल 125 में कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। जब कोर्ट में जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशनशिप क्वेश्चन में हो, या फिर लैंडलॉर्ड का या टेनेंट का या फिर प्रिंसिपल का और एजेंट का, तो फिर यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा? तो इसमें कह रहे हैं व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर persons are partners, landlord and tenant are principal and agent, and it had been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirms it। अब इसमें सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन हो कि क्या ये जो दो पर्सनस हैं ये पार्टनर्स हैं या नहीं, या फिर इन दोनों के बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन है या नहीं, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है या नहीं, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी ये चीज़ क्लेम कर रही है कि ये जो दो पर्सनस हैं
ये एज अ पार्टनर एक्ट करते रहे हैं, इनको एज अ पार्टनर एक्ट करते हुए देखा गया है, या फिर ये जो दो पर्सनस हैं ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के तौर पे काम करते रहे हैं, इनके बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन है, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। तो फिर यहाँ पे एक पार्टी ये चीज़ क्लेम कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टी कोर्ट में ये चीज़ क्लेम करती है कि इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, पार्टनर्स का रिलेशन नहीं है, या फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन नहीं है, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन नहीं है, या फिर रिलेशन तो था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। तो फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा इस चीज़ का कि ये दोनों पार्टनर्स नहीं है, या फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है, या फिर इनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, ये उसी पर्सन पे लाई करेगा जो इस चीज़ से डिनाई कर रहा है कि ये इनके दरमियान इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। अब आर्टिकल 126 इसमें कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन पोजेशन। अब इसमें कह रहे हैं कि जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन हो कि क्या ये जो पर्सन है ये किसी चीज़ का ओनर है या नहीं, और उस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी की पोजेशन भी हो, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर्सन पे लाई करेगा। The burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner। अब फॉर एग्जांपल एक पार्टी कोर्ट में जाती है और कोर्ट में ये चीज़ क्लेम करती है कि मैं इस सर्टन प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और मेरे पास इस प्रॉपर्टी की पोजेशन भी है, लेकिन दूसरी पार्टी कोर्ट में ये चीज़ डिनाई करती है कि ये ओनर नहीं है। तो फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ओनर नहीं है, वो इस पर्सन पे लाई करेगा जो इसके ओनर होने से डिनाई कर रहा है। अब अगला आर्टिकल आर्टिकल 127 इसमें कह रहे हैं प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब इस एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि जब एक पार्टी हायर पोजीशन पे हो, वो डोमिनेंट पोजीशन पे हो, और दूसरी पार्टी लोअर पोजीशन पे हो, तो फिर यहाँ पे अगर इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है और उस ट्रांजैक्शन को अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ नहीं हुई, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पे लाई करेगा, कौन सी पार्टी ये प्रूफ करेगी कि नहीं ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये इन गुड फेथ ही हुई है। तो अब इसमें कह रहे हैं when there is a question as to the good faith of a transaction between the parties, one of whom stand to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in the position of active confidence। अब इसमें सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन हो कि ये जो दोनों पार्टीज़ के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें एक पार्टी हायर पोजीशन पे है और एक पार्टी लोअर पोजीशन पे है, और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है अगर क्वेश्चन ये हो कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये इन गुड फेथ हुई है या नहीं, तो फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये उस पर्सन पे लाई करेगा, उस पार्टी पे लाई करेगा जो डोमिनेंट पोजीशन पे है। वो चीज़ कोर्ट में वो पार्टी कोर्ट में ये चीज़ प्रूव करेगी कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई है ये इन गुड फेथ की गई है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर्सन पे लाई करेगा जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है, जो कि डोमिनेंट पोजीशन में है। तो ये आर्टिकल 117 से लेके 127 तक थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।